नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कभी चाणक्य पढ़ाया करते थे, जिनकी चाणक्य नीति तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी। और ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया, जो कि अफगानिस्तान से पूरे म्यांमार और पूरे विश्व में फैला हुआ था, जो कि अशोक ने पूरे विश्व में इसको फैला दिया। ठीक है, वो भी बिना लड़ाई के। और चलिए शुरू करते हैं। तो नालंदा, जो इसका नाम पड़ा है, ये पड़ा है ना, अलम और दा, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ये वेन सांग के जो लेख हैं उनके अनुसार है। ठीक है, जिसका मतलब होता है द पीस ऑफ माइंड। ठीक है, द पीस ऑफ माइंड, यानी कि जहाँ पे आके हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाए, जहाँ पे हमको शांति की प्राप्ति हो। ठीक है, और इसको सबसे पहले तो जो 500 व्यापारी थे नालंदा के, उन्होंने ज़मीन खरीद करके इसको सबसे पहले गौतम बुद्ध, जो भगवान गौतम बुद्ध थे ना, उनको ये ज़मीन दान में दी। ठीक है, कि आप यहाँ पे जो आप इस ज़मीन का चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, यहाँ पे विहार बनवा दिया। क्या बनवा दिया? विहार। तो यहाँ पे बने कितने विहार? विहार बनवाए उन्होंने 8 विहार, और इन सारे 8 विहारों में मिला करके 8 विहार बने। ठीक है, और विहार को आप हॉल भी बोल सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ पे 300 कमरे बने, बड़े बड़े कमरे। ठीक है, कमरा तो आप जानते हैं, रूम। तो 300 कमरे बने यहाँ पे, और 8 विहार बने पठन पाठन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बना कैसे, अब आप ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया होगा, उन्होंने तो बस ज़मीन दान की थी। तो उसके लिए उस समय के जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने 100 गाँवों के जो कर थे, 100 गाँवों के जो कर थे, यानी कि टैक्स, तो इसको इन्होंने मोड़ दिया कहाँ पे, तो नालंदा की तरफ। ठीक है, जहाँ पे ये 100 गाँव के कर से इसका खर्च चलता था, आय व्यय जो भी होता था इसी से चलता था। और फिर जो बाद में जब ये पर्याप्त नहीं हुआ तो इसको बढ़ा करके 200 गांव किया गया। ठीक है, इसको बढ़ा करके 200 गांव कर दिया गया। फिर 200 गांव के कर से ये चलने लगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कर आता था 200 गांव से, ये गांव कहाँ कहाँ के थे, तो जो बिहार है, बंगाल है, जो बांग्लादेश है आज का। ठीक है, मतलब बंगाल बांग्लादेश पूर्वी पश्चिमी दोनों मिलाकर बंगाल, फिर यूपी था, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन थे कुछ, तो ये सभी, फिर आज का झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी मिला करके यहाँ से कर आता था, जिससे इसका व्यय चलता था। ठीक है, और यहाँ पे लगभग उस जब वेनसांग आए थे तो उनके समय में लगभग उनके लेख में जो मिला है कि उस समय 10,000 विद्यार्थी यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर, मतलब पढ़ रहे थे। 10,000 विद्यार्थी, स्टूडेंट। ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे। और टीचर्स कितने थे 10,000 पे, तो 10,000 पे 1,500 टीचर्स थे। सोचिए दोस्तों, गजब। मतलब 1,500 शिक्षक, बस केवल और केवल इतने 10,000 छात्रों पे बस 1,500 टीचर। लगभग समझ के चलिए कि 7 विद्यार्थी पे एक टीचर, मतलब कि 7 विद्यार्थी को एक शिक्षक पढ़ा रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो 7 विद्यार्थी पे एक शिक्षक। और हमारे यहाँ तो स्कूल में ऐसा होता था कि 72 बच्चे थे हमारे कक्षा में, और उसमें बस एक टीचर आके पढ़ाते थे, चले जाते थे। अब बताइए 72 बच्चे कहाँ कहाँ, ये 7, सीधे 10 गुना का अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो ये हिसाब किताब था। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत विद्वान होते थे पहले। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बच्चे कहाँ कहाँ के पढ़ने आते थे, ये जो विद्यार्थी होते थे, ये ज़्यादातर होते थे कहाँ के, तो ये विद्यार्थी ज़्यादातर होते थे चीन के, फिर जो जापान है, फिर उसके बाद कोरिया है, मतलब जितने भी एशियाई देश थे, मतलब ओवरऑल इसको आप बोल सकते हैं जितने पूरे के पूरे एशिया। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है, मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप वहीं एक ही बात हुई। तो जो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, और आप रेशियो देखिए, बस 7 को मिला करके एक शिक्षक पढ़ाता था 7 विद्यार्थी को लेकर के। और डेली यहाँ पे समझ के चलिए कितने लेक्चर होते थे, मतलब हजार क्या बोलते हैं, लगभग जो 100 लेक्चर्स डेली यहाँ पे लिए जाते थे। ठीक है, 100 लेक्चर्स, लेक्चर्स यानी कि क्लास आज के युग में आप बोल सकते हैं, मतलब कक्षाएं। मतलब रोज़ की रोज़ 100 कक्षाएं लगभग यहाँ पे चलती थी। 10, और पढ़ते कितने विद्यार्थी थे, 10,000 विद्यार्थी। ठीक है, मतलब लगभग समझ के चलिए कि 10 विद्यार्थी पे हर एक रोज़, समझिए कि रोज़ 100 लेक्चर चल रहा है। मतलब 100 विद्यार्थी जो हैं वो 10 तरह के
कक्षाएं कर रहे होंगे, यानी कि 10 तरह के विषय रोज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं कि ये कब बना, कैसे बना, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये पढ़ाई कैसे कैसे होती थी, कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि 100 लेक्चर रोज लिए जाते थे, और कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। और हाँ, ये बात तुम्हें बताना भूल ही गया, यहाँ पे उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी था। मतलब कि समझिए ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी था उस समय, जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। दोस्तों, जब इसको खिलजी ने जलाया था ना, खिलजी ने जब इसको डिस्ट्रॉय किया था, तो ये पुस्तकें कई महीनों तक लगातार जलती रह गई थी। सोचिए हमारा कितना ज्ञान नष्ट हो गया खिलजी के कारण बस। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे जैसे आज होती है कि जो हमने 6 क्लास में पढ़ा वही हम 7 में पढ़ रहे हैं, फिर 8 में पढ़ रहे हैं, फिर 9th में, 10th में, 11th 12th, बस वही साइंस रिपीट होती जा रही है। तो यहाँ पे वैसे नहीं होता था, बल्कि एक सब्जेक्ट कोई भी लिया, एक विषय कोई भी लिया, और उसको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक खत्म कर दिया। जैसे एक विषय लिया पूरा शुरू से अंत तक खत्म, विज्ञान लिया पूरा शुरू से अंत तक खत्म, ऐसे ही फिलॉसफी लिया पूरा शुरू से अंत तक खत्म। तो यहाँ पे सबसे जो मेन जो सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाई होती थी। सबसे पहला तो ग्रामर, ठीक है, जो मुख्य ये तो पढ़ना ही है जहाँ यहाँ के विद्यार्थियों को, ये था। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि आपको यहीं पढ़ना है, आप जो मन करे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ढांचा था कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होते थे ज़्यादातर। ठीक है, फिर उसके बाद मेडिकल था, फिर मेडिकल के बाद था हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, इसको हम सब अभी हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिक पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद रिलीजन पढ़ाई होता था, फिर उसके बाद फिलॉसफी पढ़ाई होता था। देखिए ग्रामर यानी कि इसको तो हिंदी में जितने भी व्यक्ति नहीं जानते हैं वो जान लें, व्याकरण। तो यहाँ पे जो व्याकरण था वो पढ़ाई होता था दोस्तों। ठीक है, और फिर उसके बाद मेडिकल यानी कि चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी, क्योंकि देखिएगा अभी कितना ध्यान से इसको बनाया गया है। फिर हैंडीक्राफ्ट हस्तकला, ठीक है, और फिर लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, तभी तो आप सोच पाएंगे ना। अगर आपके पास व्याकरण आएगा तो आप शुद्ध शुद्ध बोल पाएंगे, बात कर पाएंगे, अपनी बातों को प्रकट कर पाएंगे, इसलिए व्याकरण। फिर चिकित्सा, अगर आपका शरीर आपका साथ देगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे ना। तो चिकित्सा हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप डॉक्टर आपसे यही पूछता होगा, हाँ खांसी हो रहा है कि बुखार है, कितना है, क्या है, फिर वो रिपोर्ट चेक कराएगा, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर उसको देख कर, यानी कि वो डॉक्टर बस आपको जो जो महसूस हो रहा है वही सुन करके डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो इसीलिए अपना चिकित्सक आप स्वयं सबसे अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। ठीक है, और हस्तकला यानी कि कोई ना कोई आपको तो एक काम आना चाहिए ना जीवन यापन के लिए, जैसे कि लोहारी हो गया, सुनारी हो गया, या फिर कोई और काम आप करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये सिखाया जाता है। ठीक है, फिर लॉजिक तर्कशास्त्र, तभी तो आप सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको निर्णय लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलीजन यानी कि धर्मशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, तभी तो आप जान पाएंगे ना धर्म को कि धर्म क्या है। नहीं तो हम आजकल तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि धर्म के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, बस जो सुना अपने पुजारी से, मौलवी से, या फिर क्रिश्चियन जो फादर होते हैं उनसे, उन्होंने लेक्चर सुना और फिर चल दिए। मैक्सिमम लोग तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत परसेंटेज में ऐसे लोग हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बस किताब का पालन करते हैं, किताब पढ़ते हैं, और किताब जो जैसे हिंदू में भगवत गीता है, मनुस्मृति है, मुसलमानों में जो कुरान शरीफ है वो, फिर क्रिश्चियंस में जो बाइबल, होली बाइबल है वो, तो उनसे पढ़ के वो चलते हैं। फिर जो सिख में है, सिख में भी है जो उनकी पुस्तक होती है, उनको वो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उनसे वो पढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो धर्मशास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि आप धर्म को समझें। ठीक है, और फिर फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये मुख्यतः ये जो विषय थे यही पढ़ाए जाते थे वहाँ पे। ठीक है, और जब वेन-सांग आए थे हमारे भारत में, तो वेन-सांग जो थे, जो इसको ऐसे लिखा जाता है वेन-सांग, तो वेन-सांग जब भारत में आए थे तो वो यहाँ से पढ़ के गए थे क्या क्या, देखिए, लॉ, फिर योग, फिर उसके बाद फोनेटिक्स, फोनेटिक्स यानी कि कैसे शब्दों का उच्चारण करना है वो, फिर उसके बाद जो पाणिनि अष्टाध्यायी है
जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, यानी कि इसको ग्रामर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये ग्रामर ही है एक्चुअली, संस्कृत की ये ग्रामर है, ठीक है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत का व्याकरण है। तो इसको भी पढ़ के वो गए थे यहाँ से। फिर और ये पढ़े किससे थे, तो जो उस समय के चांसलर थे, चांसलर यानी कि कुलाधिपति, जो आजकल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं ना, कुलाधिपति, तो उनसे ये सभी विषय पढ़ करके गए थे वेनसांग उस समय। और वो उनका नाम क्या था उस समय के जो चांसलर थे, वो थे आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र, ठीक है। और आचार्य शीलभद्र उनका नाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अब देखिए, अब यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग आएगा हमारे शास्त्रों में, ठीक है। जो हमारे शास्त्र हैं वो यहाँ से अब जाएंगे दूसरे देशों में भी। कैसे? हमारे शास्त्र अभी भी हम समझते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान हम खो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी वो ज्ञान कोरिया में, तिब्बत में, इस सारी भाषाओं में अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग चैंग गैम्पो थे, जो कि तिब्बत के राजा थे, बेसिकली नाम में मत जाइए, जो तिब्बत के किंग थे, राजा उस समय के। तो उन्होंने इनवाइट किया था, सॉरी भेजा था अपने एक आदमी को, जो कि थोनीम नाम था उसका, थोनीम संभुत। तो नाम पे मत जाइए, बस उन्होंने एक आदमी को भेजा था, कहाँ पे, तो आचार्य देव विद्या सिंह के पास, आचार्य देव विद्या सिंह के पास, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आया भारत में, फिर सब कुछ पढ़ उड़ के यहाँ से गया, फिर वापस गया। तो फिर जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने इनवाइट किया हमारे जो चांसलर थे उस समय के, आचार्य देव शांति रक्षित। उस समय के जो हमारे चांसलर यानी कि कुलाधिपति थे, आचार्य देव शांति रक्षित। तो उनको अपने देश में उन्होंने बुलावा भेजा। तो आचार्य देव शांति रक्षित थे, वो यहाँ से गए। फिर वहाँ पे तिब्बत में जाकर वो अपने साथ उन्होंने आचार्य जो कमलशिला थे, तो सॉरी आचार्य कमलशील, उनको भी साथ में लेकर के गए थे, ठीक है। आचार्य, ओहो हिंदी, चलो ठीक है, आचार्य कमलशील को भी साथ में लेकर गए। कहाँ थे, तो तिब्बत में, जो आज का तिब्बत है ना, वहीं पे, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सही हो, यहाँ पे 1 भी होगा, सिर्फ एक ही भी होगा, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो तिब्बत लेके गए। फिर वहाँ पे जो, और ये जो आचार्य कमलशील थे, ये जो तंत्र विद्या होती है उसके हेड थे, तंत्र विद्या के चीफ अथॉरिटी, मतलब हेड थे, ठीक है। समझिए आज के युग में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना, HOD, वहीं थे ये, ठीक है। तो ये वहीं के हेड थे, इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि जो तंत्र विद्या है वो सबसे ज़्यादा आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी, ठीक है, तिब्बतियन के पास। फिर उसके बाद जो नालंदा स्कॉलर्स हैं, मतलब नालंदा के जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे, फिर जो स्कॉलर्स थे, यहाँ के विद्वान थे, उन्होंने जो तिब्बतियन भाषा है, तिब्बत की जो भाषा है, उनको सीखा। फिर अपने सारे टेक्स्ट को, जो कि संस्कृत में थे, और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जितने भी थे, इन सभी को तिब्बतियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर उनको सौंपा, ठीक है। और फिर एक कोरियन स्कॉलर भी आए थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, जिनका नाम था क्या, तो यीजिंग उनका नाम था। वो आए थे, समझिए लगभग आज से 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में, यानी कि 700 के आसपास आए थे, ठीक है। और वो उस समय आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई की उन्होंने, और यहाँ से जब वो वापस गए तो लगभग 400 संस्कृत टेक्स्ट को, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट को उन्होंने अपनी भाषा में यानी कि कोरियन में ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके अपने साथ वहाँ पे कहाँ पे ले गए, तो कोरिया में, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ रहे हैं कि ये सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, सभी कुछ ख़त्म हो चुका होगा, नालंदा जल गया, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी तिब्बत में और कोरिया में और यहाँ तक कि चाइना में भी अभी भी हमारे पुस्तक सभी रखे हुए हैं, ठीक है। उनके पास ट्रांसलेटेड वर्जन अभी भी है। फिर उसके बाद एक बहुत ही बुरा दिन आता है 1200 में, 1200 BC में, ठीक है, नहीं 1200 BC में नहीं दोस्तों, 1200 AD में, BC कहाँ चला जाता हूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं। तो 1200 AD में एक बहुत इंपॉर्टेंट समय आया, जब खिलजी
जो कि बख्तियार खिलजी था, उसका पूरा नाम बख्तियार खिलजी। तो उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया। और फिर उसके कुछ ही समय बाद इसने विक्रमशिला, जो कि एक और ही बहुत महान यूनिवर्सिटी थी हमारी, विक्रमशिला, ठीक है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, ठीक है। इसने, चलिए कोई नहीं, अभी भी हमारा ज्ञान है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को 2014 में, ठीक है, 2014 में राजगीर में फिर से इसको बनाया गया है। सभी आसियान जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, फिर ऐसे ही जैसे सारे जो चाहते हैं कि हाँ बौद्धिस्ट देश जो हैं, तो उन्होंने राजगीर में इसको फिर से शुरुआत कराया है 2014 में, ठीक है। और ये बना है अभी 400 एकड़ में, ठीक है, 400 एकड़ में बना है कैंपस इसका। और यहाँ के सबसे पहले चांसलर जो थे वो बने थे अमर्त्य सेन, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था अभी इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।